सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 10th आज हम करने वाले हैं आपके हिस्ट्री के जो चैप्टर नंबर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो जो है ऑलरेडी डल चुकी है, पहले आप उसे देखिए, उसके बाद करते हैं आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट दी नोट ऑन, पहला क्या आपको गौज़ब मजीनी, आप इसके ऊपर क्या लिखना है, आपको पर्सन है ये गौज़ब मजीनी, इसके ऊपर नोट्स लिखना है। तो ही वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी बोर्न इन ईयर 1807 इन जेनोआ। कहां पर? जेनोआ में। तो 1807 जेनोआ कहां पर है आपका? इटली में है, ठीक है। तो वहां पर इसका जन्म हुआ था। ही वॉज ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। ये सीक्रेट सोसाइटी जो थी वहां पे बनी हुई थी, जिसका काम था इटली को क्या करना, यूनिफाई करने का काम। तो उसी का ये मेंबर था। आगे he was sent to exile in 1831 because he attempt a revolution in लिगुरिया, ठीक है, लाइगुरिया, ठीक है। तो इसको एग्जाइल मतलब देश से निकाल दिया गया था। कब? 1831 में। क्यों? क्योंकि इसने रेवोल्यूशन किया था कहां पर? लाइगोरिया में। किस लिए? यूनिफाई करने का एक मतलब स्टेप था, उसी के रिगार्डिंग इसने रेवोल्यूशन किया था। उसी में इसको जेल हो गया था, मतलब निकाल दिया था देश से। आगे यंग इटली इन मर्साइल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न वर द नेम ऑफ द सोसाइटीज ही फाउंडेड। जो गौज़ब मजीनी था उसने दो आपकी सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की थी, एक तो यंग इटली और दूसरी क्या थी आपकी? यंग यूरोप। ये 1 मार्कर में आपके क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, तो ध्यान रखना किसने किया था ये। आगे द मेंबर वर फ्रॉम पोलैंड, इटली, फ्रांस एंड द जर्मन स्टेट हु वर क्वाइट यंग एंड लाइक माइंडेड। मतलब जो भी यंग पीपल थे आपके पोलैंड, इटली, फ्रांस एंड जर्मन से, वो सभी लोग किसके मेंबर थे? आपके दोनों सीक्रेट सोसाइटीज के। तो समझ आई ये चीज। अब चलते हैं अगले पे। अगला है आपका, आपको किसके ऊपर नोट लिखना है? काउंट कैमिलो डी कैवोर, ठीक है। तो ही वाज एन चीफ मिनिस्टर इन सर्डेनिया पिडमोंट स्टेट, जो आपका इटली का जो मेन ये इलाका था आपका सर्डेनिया पिडमोंट। तो हाँ, तो सर्डेनिया पिडमोंट का जो आपका इलाका था ये मतलब इटली का जो सर्डेनिया पिड। नेक्स्ट आपको किसके ऊपर नोट लिखना है? काउंट कैमिलो डी कैवोर के ऊपर। एक्चुअली में चीफ मिनिस्टर था कहां का? सर्डेनिया पिडामोंट का, जो कि इटली का मेन पार्ट था। ही लीड द मूवमेंट टू मेक यूनिटी इन इटली एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न। इसका मेन जो था, इसने रोल कहां था इसका? इटली को यूनिफाई करने में। और ये चीफ मिनिस्टर होते हुए इसी के थ्रू जो था, इसी ने पूरा एफर्ट लगाया था और इटली को बाद में यूनिफाई किया भी था। ही स्पोक फ्रेंच क्वाइट बेटर एज कंपेयर टू इटालियन, ठीक है। तो ये फ्रेंच बहुत अच्छी बोल लेता था, जिससे क्या होता था कि इसके फ्रेंच जो डिप्लोमेट थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनसे इनकी बहुत अच्छी बनती थी, ठीक है। तो ही डेवलप्ड अ डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस, और फ्रांस की हेल्प से इसने सर्डेनिया पिडामोंट को में ऑस्ट्रिया को हराकर, और नॉर्दर्न पार्ट को जो था वो आपका मेरे ख्याल से तो जो फ्रांस था उसकी हेल्प से सर्डेनिया पिडामोंट ने जो आपका नॉर्दर्न पार्ट था वहां पे ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग एम्पायर का कब्जा था, तो फ्रांस की हेल्प से इसको हरा दिया। उसके बाद जो आपका सदर्न रीजन था जिसमें स्पेनिश लोगों का कब्जा था, तो वहां पे लोकल पीजेंट के साथ मिलकर उस पोर्शन को भी हरा दिया। तो इस तरीके से जो इटली 7 पार्ट्स में डिवाइड था, उन सब में जितने भी किंगडम थे उन सबको हराकर उसके बाद इटली को क्या कर दिया इन्होंने? यूनिफाई कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सक्सेसफुल इंडिपेंडेंस वॉर वार वेजेज बिटवीन 1821 टू 1829 के बीच में चली बाय ग्रीक रेवोल्यूशनरीज अगेंस्ट द ऑटोमन अंपायर। अभी ऑटोमन अंपायर जो है मिडिल ईस्ट में बहुत पावरफुल अंपायर था, और ये सबसे बड़ा इस्लामिक एम्पायर था। तो उसी के खिलाफ जो ग्रीक रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। सपोर्ट वाज गिवन बाय वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज बाय ग्रीक्स
उसके बाद जो ग्रीक थी उसको, जो बाकी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी, उसने पूरा सपोर्ट किया। और आगे मैनी आर्टिस्ट एंड पोइट हेल्ड ग्रीस, उसके बाद बहुत सारे जो पोइट थे, आर्टिस्ट थे, वो ग्रीस में आए, उनका वेलकम किया गया। आगे ग्रीस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 में। उसके बाद जो ग्रीस था वो आजादी पा लिया, मतलब ऑटोमन एम्पायर से वो अलग हो गया, अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया। और वो ट्रीटी क्या थी जिसके थ्रू इंडिपेंडेंट घोषित हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और कब साइन हुआ था? 1832 में। तो क्लियर है चीज भी। आगे चलते हैं द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, तो इसका भी रोल देख लेते हैं एक बार। तो ऑल जर्मन नेशन असेंबली विच वर फॉर्म्ड बाय द मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड आर्टिसियन बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो मेंबर थे वो कौन थे? जो मिडिल क्लास से आते थे। और मिडिल क्लास में जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन, आर्टिशियन वगैरह होते थे, ये सारे लोग वहां पर आते थे, ट्रेड्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये कब फाउंड हुआ था आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? तो 18 मई को, और आपका सेंट पॉल चर्च में, और फ्रैंकफर्ट आपकी सिटी थी, तो फ्रैंकफर्ट सिटी के ही नाम पे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट नाम रखा गया। आगे दीज असेंबली हेल्प द जर्मन नेशन टू बी अ मोनार्कियल हेडेड कंट्री सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट। इस असेंबली ने हेल्प किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम लाने की, ठीक है। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन टॉप पे रहेगा, बट मोनार्की यानी राजा भी रहेगा। आगे इट फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम द मिलिट्री एंड एरिस्टोक्रेसी। जो आपके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी, इसको बहुत ज्यादा अपोज किया था किसने? वहां की मिलिट्री और एरिस्टोक्रेट, मतलब अपर क्लास के जो लोग थे उन्होंने। बाद में से डिस्पेंड यानी हटा दिया गया था, कब? 13 मई 1849 को। तो बाद में इसे कैंसिल आउट कर दिया गया था। आगे देखते हैं द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। गिविंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल विद द लिबरल मूवमेंट। अब वुमेन्स को जो पॉलिटिकल राइट्स देना था वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, और बाद में उन्हें मिला भी नहीं था। बाकी सारी कम्युनिटी के लिए हो रहा था, बट वुमेन्स पार्टिसिपेट तो कर रही थी, आपके जितने भी मूवमेंट हो रहे थे, बट उनको मिला कुछ नहीं था, ठीक है। आगे वुमेन्स फॉर्म देयर पॉलिटिकल एसोसिएशन अंडर विच दे फाउंडेड अ न्यूज़पेपर। फिर बाद में वुमेन्स ने अपना एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उसके थ्रू ये क्या करते थे? न्यूज़पेपर को फाउंड किया था, न्यूज़पेपर छापने लगे थे, और अपनी जितनी भी बातें होती थी वो उस न्यूज़पेपर के थ्रू जो थे वो पूरे इलाके में स्प्रेड कर दिया करते थे, ठीक है। आगे वुमेन्स वर डिनाइड सफरेज ड्यूरिंग असेंबली इलेक्शन डेज। अब जब भी इलेक्शन वगैरह होता था तो इन्हें पैसिव सिटीजन में रखा जाता था, और पैसिव सिटीजन कौन होते थे? जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन लोगों ने कौन कौन से ऐसे स्टेप लिए जिसकी वजह से जो फ्रेंच पीपल थे वो अपने आप को एज ए कलेक्टिव आइडेंटिटी शो करते थे, मतलब कि हम सारे क्या हैं? फ्रांसीसी हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया? पहला, आइडिया ऑफ ला पैट्रे, जिसे हम बोलते हैं द फादरलैंड, एज वेल एज ली सिटियोन, जिसे हम बोलते हैं द सिटीजन, इज द मोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी इन विच स्टेट एंजॉय इक्वल राइट देयर। अब ये दो आपके आइडियाज थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, और उसके अलावा जितने भी लोग थे फ्रांस के अंदर उन सबको ही इक्वल राइट प्रोवाइड किया जाता था, ठीक है। आगे क्या था कि वहां जो फ्रांस का न्यू ट्राई कलर फ्लैग था उसने रिप्लेस कर दिया था जो रॉयल स्टैंडर्ड या फिर जो राजा ने अपना फ्लैग बना रखा था उसको। आगे जो वहां की पार्लियामेंट थी पहले उसका नाम था स्टेट जनरल, जो सारे डिसीजन लेती थी, बट अब वो हटाकर अब नई पार्लियामेंट का नाम क्या हो गया था? नेशनल असेंबली। और इसमें कौन कौन से लोग थे? जितने भी आपके पीजेंट क्लास यानी थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे इसमें थे, ठीक है। आगे फॉर द नेशन न्यू ओथ हेवंस एंड, जो आपकी नई शपथ वगैरह थी, नए सॉन्ग्स वगैरह, पैट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह। उसके बाद जो जितने भी आपके शहीद लोग थे उन सबको याद किया गया, स्मरण किया गया, ठीक है। आगे अ यूनिफॉर्म लॉ वाज मेड फॉर द होल नेशन। अब एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया जो पूरी ही कंट्री में क्या होगी? सबके लिए अप्लाई होगी। ऐसा नहीं कि
एक कम्युनिटी में अप्लाई नहीं होगी, दूसरे में होगी, सबके ऊपर इक्वली जो थी वो लागू होनी थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या कुछ कलेक्टिव आइडेंटिफाई जो लोग थे वहां पे अपने आप को कलेक्टिव समझने लगे थे। क्यों? क्योंकि हमने जो भी किया वो सभी के लिए इक्वल ही किया, जो था ना उसमें किसी में कम या ज्यादा किसी के लिए नहीं किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि हु वर Mariani and Germania, what was the importance of the way in which they were portrayed? ठीक है। Mariani and Germania was female allegories। फीमेल एलिगोरीज मतलब बेसिकली ये था जैसे हमारे इंडिया में, ठीक है, भारत माता आपने देखी होगी, भारत माता की तस्वीर की एक हाथ में अपना जो ट्राई कलर फ्लैग है वो माता खड़ी है और पीछे क्या अपने शेर है। एक्चुअली में तो एग्जिस्ट नहीं करती, पर हमने अपने इंडिया को एज ए क्या शो कर रखा है, भारत माता की रूप में, जिससे क्या हमारे अंदर एक पेट्रियोटिक फीलिंग आती है, ठीक है। तो इसी की तरह से ये मैरियनी एंड जर्मेनिया जो है, एक आपकी फ्रांस की है, एक फ्रांस की है और दूसरी जर्मन की है, और ये उसी तरीके से जैसे हमारे इंडिया में क्या कहते हैं भारत माता है, ठीक है। आगे दे स्टूड फॉर द आइडिया सच एज लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। ये दोनों ही किस लिए खड़ी हैं? एक तो लिबर्टी के आइडिया को प्रमोट करने के लिए और दूसरा रिपब्लिक के आइडिया को, ठीक है। द पीपल कुड आइडेंटिफाई विद सिंबॉलिक मीनिंग विच वुड ब्रिंग द फील ऑफ नेशनल यूनिटी इन देम। अब क्या है कि अगर आप सिर्फ बोलोगे तो उससे नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती, बट आप कुछ दिखाओगे उन्हें, जैसे कि सिंपल में बोलता हूं भारत माता, तो आपको उतना नहीं पता चलेगा। बट अगर मैं उनकी पूरी चित्र दिखाऊं, आपके माइंड में वो सारी चीजें बनाऊं, या फिर कभी आपने सुना होगा कोई भी आप पेट्रियोटिक सॉन्ग सुन लेते तो अलग ही अपने में जोश आ जाता है। तो उस टाइप की कुछ चीजें यहां पर हुई थी और इनका पर्पस भी वही था, ठीक है। अब देखते हैं ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। देखते हैं कि जर्मनी को कैसे यूनिफाई किया गया था। द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन अराउंड द 1800 फीलिंग ऑफ बीइंग नेशनलिस्ट वर देयर इन द मिडिल क्लास जर्मन। अब 1800 जो सेंचुरी थी, जो आपका डेकेड था, उसी में आपके जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे उनमें जो थी वो नेशनलिस्ट की फीलिंग आने लगी थी, ठीक है। To create a nation state from various German state, they united in 1848। अब जो जर्मनी था वो बहुत पार्ट में डिवाइड हो रखा था और उन सबको हमें क्या करना था, यूनाइट। तो मिलिट्री एंड मोनार्की टुगेदर रिप्रेस देम टू गेट सपोर्ट फ्रॉम पर्सिया। अब जो वहां की मोनार्की थी और जो मिलिट्री थी वो पुरसिया की हेल्प से क्या कर रही थी, यूनिफाई करने की कोशिश कर रही थी। द लीडर ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट वाज पुरसिया, और पुरसिया ही मेन था जिसने पूरा ये जिम्मेदारी उठाई कि हमें क्या करना है, पूरे जर्मनी को यूनिफाई किया है। तो जितने भी जो आपके क्या कहते हैं पुरसियन ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने जितने भी पुरसियन ब्यूरोक्रेट्स थे, आर्मी थी, और उनका चीफ मिनिस्टर जो था क्या, ऑटो वोन बिस्मार्क, ठीक है। इन सब ने पूरी प्लानिंग बनाई और 7 ईयर तक वॉर चली, जिसमें इन्होंने ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क को हरा दिया, और हराने के बाद जो पूरा एरिया था वो वापस अपने में मिला लिया, और इस तरीके से जो पूरा ये जर्मनी था जिसपे ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क ने कब्जा कर रखा था, उन सबको हटा के ये यूनिफाई हुए। इसमें मेन रोल किसका था, जो ये प्राइम मिनिस्टर था ऑटो वोन बिस्मार्क, ठीक है। उसके बाद जो पुरसियन किंग थे कैसर विलियम, उन्होंने अपने आप को एज ए जर्मन एम्परर डिक्लेयर कर दिया। कब? जनवरी 1871 में। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territory ruled by him? अब नेपोलियन जो बोनापार्ट था उसने ऐसे कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाए जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो थी वो स्मूथ हो गई, ठीक है, या काफी इफिशिएंट हो गए। तो द सिविल कोड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1804, also called the Napoleon Code. Before the law, it established equality and the property of right. इस लॉ में क्या था, जो आपका नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट था,
इसमें इक्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और राइट टू प्रॉपर्टी को भी प्रमोट किया कि हर पर्सन जो है अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर सकता है। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज सिंप्लीफाइड, फ्री पीजेंट फ्रॉम serfdom एंड एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। जो नेपोलियन था उसने जो पीजेंट थे उनको दास प्रथा से मुक्त किया और आगे क्या किया कि जो फ्यूडल सिस्टम था वो भी इसने खत्म कर दिया। आगे द गिल्ड सिस्टम वाज रिमूव्ड फ्रॉम टाउन्स, टाउन्स के अंदर से जो गिल्ड सिस्टम था वो हटा दिया गया। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम था, ट्रांसपोर्टेशन था, वो बहुत अच्छा कर दिया गया, ठीक है, इंप्रूव किया गया। द न्यू फ्रीडम वर एंजॉय बाय पीजेंट बिजनेसमैन एंड आर्टिसियंस। उसके बाद जो मतलब जो आपके पीजेंट थे, जितने बिजनेसमैन थे, आर्टिसियंस थे, उन सब ने बहुत अच्छा एंजॉय किया एक फ्रीडम को, ठीक है, जो किसने दी थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द 1848 रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। आपको बताना है कि जो 1848 में रेवोल्यूशन हुआ था लिबरल्स का, उनकी मीनिंग क्या थी या वो क्या चाहते थे। व्हाट वर द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडिया सपोर्टेड बाय द लिबरल्स। जो लिबरल्स लोग होते हैं उन्होंने किन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियाज को सपोर्ट किया था। तो इन द रेवोल्यूशन इन 1848 लिबरल्स रेफर टू नेशनलिज्म, national movement as supported by the educated middle class and revolted by the unemployed poor and starving worker in the Europe। जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ठीक है, वो किन लोगों द्वारा स्टार्ट किया गया था? जो मिडिल क्लास के लोग थे। अब मिडिल क्लास में कौन से लोग आते थे? जो अनएम्प्लॉयड थे, पुअर लोग थे, स्टार्विंग वर्कर्स थे, जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स थे, वो सब आते थे मिडिल क्लास और क्लास वाले लोग मिडिल क्लास में, और वही लोगों ने क्या किया था? नेशनल मूवमेंट किया था। इन फ्रांस वाइड स्प्रेड फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन ईयर 1848 लीड टू अपराइजिंग। अब फ्रांस के अंदर फूड की शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये जो रेवोल्यूशन था वो और बड़ा हो गया। मेन एंड वुमेन इन अदर पार्ट ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू राइज देयर वॉइस फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद बहुत सारे जो फ्रांस के एरिया था उसमें वुमेन और मैन एक साथ आ गए थे और उन्होंने आवाज उठाई किस चीज के लिए? नेशन स्टेट, यानी हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए, ठीक है, जहां पे पार्लियामेंट के थ्रू रूल होगा, ठीक है। अब किन आइडिया को लिबरल्स ने सपोर्ट किया? तो पॉलिटिकली द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द यूनिफिकेशन ऑफ नेशनलिज्म विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब उनका ये कहना था कि भाई जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही होगा, मतलब जो पूरा रूल रेगुलेशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा, और हमें एक यूनिफिकेशन ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है कि एक यूनिफाइड एक नेशन स्टेट चाहिए जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगी? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में लोग कौन से होंगे? जो लोग मेंबर कौन से होंगे? जो लोगों द्वारा इलेक्टेड होंगे, ठीक है। सोशली दे वांटेड टू गेट रीड ऑफ पार्शियलिटीज बेस्ड ऑन क्लास एंड बर्थ राइट। अब सोशली वो ये लोग चाहते थे कि जो हमारे साथ पार्शियलिटी होती है, जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो है, क्लर्जी और नोबिलिटी, वो टैक्स नहीं देते थे। ये क्या होता था? उनकी बाय बर्थ प्रिविलेजेस थे। तो बोलते हैं कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए, सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए। अब इकोनॉमिकली क्या है? दे वांटेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये राइट टू प्रॉपर्टी चाहते थे कि भाई हमारे पास भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। एवोल्यूशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन दैट वर देयर ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और दूसरे ये चाहते थे कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि हम अगर ट्रेड करने जा रहे हैं, अपने सामान को यहां से लेकर वहां बेचने जा रहे हैं, तो उन पे रिस्ट्रिक्शन थी, वो हटाने की डिमांड थी। तो पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली उनकी कुछ डिमांड थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अब चलते हैं आगे। Choose 3 examples to show the contribution of culture to the growth of nationalism in Europe। आपको 3 एग्जाम्पल बताने हैं जिससे पता चल रहा है कि कल्चर का कंट्रीब्यूशन हुआ है किसमें? नेशनल मूवमेंट्स वगैरह में, ठीक है। तो पहला इसमें आता है आपका रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट इन यूरोप विच वर एम टू डेवलप नेशनल यूनिटी बाय क्रिएटिंग फीलिंग अ शेयर्ड कॉमन हिस्ट्री एंड हेरिटेज। अब
रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी के थ्रू आप रिलेट कर पाओ किसी चीज को। जैसे मैं आपको कोई भी एक देशभक्ति गाना सुनाऊंगा तो आप क्या करेंगे, अपने आप को रिलेट करोगे कि मैं एक इंडियन हूं, ठीक है। या फिर जैसे आप फॉरेन में जा रहे हो और फॉरेन में जाकर आप अपना अगर फ्लैग कहीं पे देखते हो तो आपके अंदर एक अलग से पैट्रियोटिक फीलिंग आ जाती है। तो वही सारी चीजें फीलिंग्स होती है वो किसके अंदर में आती है, रोमांटिसिज्म में। कि आपने कोई ड्राइंग देख ली थी, जैसे भारत माता की फोटो देख ली, या फिर कोई गाना सुन लिया, देशभक्ति गाना, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ अगर चीजें देखते हैं तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग आएगी, ठीक है भाई। और हमारे क्या एक कॉमन हिस्ट्री है, कॉमन हेरिटेज है, हेरिटेज मतलब एक ही कंट्री से है, तो इससे ये मतलब थोड़ी सी हम लिंक कर पाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इट हैड emphasizes and on emotion, intuition and mystical feeling which shape and express the nationalist sentiments। अब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इमोशन वगैरह, मिस्टिकल फीलिंग वगैरह आती है जिससे हमारे अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आ जाता है, ठीक है। यूरोपियन पोइट एंड आर्टिस्ट स्टार्टेड प्रोमोटिंग नेशनलिज्म टू सपोर्ट ग्रीक इन देयर स्ट्रगल टू क्रिएट अ नेशनल आइडेंटिफाई। और ये बहुत ज्यादा आपके जो यूरोपियन पोइट थे, आर्टिस्ट थे, वो कार्टून बनाकर, वो चित्र बनाकर, वो गाने लिखकर, कंपोज करके क्या करते थे, वो लोगों के बीच में फैलाते थे और लोग अपने आप को लिंक करते थे कि नहीं भाई ये हमारे देश के लिए है, ठीक है। आगे फोक सॉन्ग, पोइट्री, डांसेस। अब जो फोक सॉन्ग्स है उसके थ्रू जो हम क्या करते थे, अपनी पेट्रियोटिक जो फीलिंग थी उसको बाहर निकालते थे, ठीक है। जो पोइट वगैरह थे वो ऐसी कविताएं लिखते थे जिससे लोगों को पढ़ के आ जाता था कि भाई नहीं हमारे देश की बात है, ठीक है। डांस वगैरह कुछ ऐसे होते थे जिससे लोग रिलेट कर पाते थे कि हमारी कंट्री से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। रिकॉर्डिंग एंड कलेक्टिंग डिफरेंट फोक कल्चर फॉर बिल्डिंग नेशनल कॉन्सेंसियस। अब क्या था कि जो जितने भी डांस वगैरह होते थे, फोक सॉन्ग्स वगैरह थे, तो उनको रिकॉर्ड किया जाता था और लोगों के बीच में स्प्रेड कर दिया जाता था। अब जो डिफरेंट लोग थे वो सुनते थे और अपने आप को क्या कनेक्ट कर लेते थे उस चीज से, ठीक है। आगे लैंग्वेज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ ह्यूज रोल इन डेवलपिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट इन यूरोप। लैंग्वेज था उसने भी बहुत, लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कहां पे, नेशनलिस्ट मूवमेंट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ड्यूरिंग द रशियन ऑक्यूपेशन पोलिश स्ट्रगल्ड अ लॉट अगेंस्ट रशियन ऑक्यूपेशन। रशिया ने जब पोलिश में यानी पोलैंड पे कब्जा किया और कब्जा करने के बाद पोलिश लोगों को ये बोला गया कि आज से आप पोलैंड के लोगों को ये बोला गया कि आज से आप पोलिश लैंग्वेज नहीं बोलोगे, आज से आप लोग क्या बोलोगे, रशियन बोलोगे। लेकिन इसके बाद जो वहां के नेशनलिस्ट लोग थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई ये तो हम नहीं सह पाएंगे, हम अपनी जो लैंग्वेज है अगर हम आपकी मानने लग जाए तो हमारी तो लैंग्वेज ही खत्म हो जाएगी। तो इसी को वेपन बनाकर बहुत सारे नेशनलिस्ट लोगों ने जो था वो रशिया के खिलाफ मूवमेंट किया था, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। आगे क्या है, दो अ फोकस ऑन एनी टू कंट्रीज एक्सप्लेन हाउ नेशन डेवलप ओवर द 19th सेंचुरी। आपको दो कंट्री पे फोकस करना, आपको बताना है कि कैसे 19th सेंचुरी में वहां पर नेशन डेवलप हुए, ठीक है। तो पहला आता है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। In the mid-19th century, today's German and Italy were divided into separate religion and kingdom ruled by the various princely houses। अब क्या था, जो जर्मनी था, इटली था, 7 पार्ट में डिवाइड था, तो ये बिल्कुल बिखर रखे थे और सब पे क्या थे, अलग अलग किंगडम राज करते थे। अब रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग हुआ, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में यूरोप वार कैरेक्टराइज्ड बाय द अपराइजिंग ऑफ मासेस एंड रेवोल्यूशन बाय द मिडिल क्लास एंड एजुकेटेड लिबरल्स। अब हुआ क्या कि 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोग थे जो मिडिल क्लास से आते थे, जो थोड़ी एजुकेटेड थे, लिबरल्स थे, उन लोगों ने क्या किया, मूवमेंट करने स्टार्ट कर दिया, अपने राजा के खिलाफ उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो भी कब्जा किया हुआ इलाका था उनके अगेंस्ट में क्या, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया। द मिडिल क्लास ऑफ द जर्मन रीजन केम टुगेदर एंड फॉर्म अ जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है।
और जितने भी लोग थे वहां पर उन्होंने जर्मनी के उन्होंने क्या बनाया, अपनी जर्मन नेशनल असेंबली बनाई 1848 में। इन द इटालियन रीजन ड्यूरिंग द 1830 revolutionaries such as Giuseppe Mazzini launched the unitary Italian Republic. The revolutionary uprising failed to unite Italy in 1831-1848 में। अब जैसे गौजब मजीनी था, इसने अपने बहुत सारे चीजें लॉन्च की, जिससे क्या हुआ, मतलब कंट्री को क्या किया, रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। तो जो गौजब मजीनी था उसने यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक लॉन्च किया था, बट हुआ कहता है कि जो इनका अटेम्प्ट था इटली को यूनाइट कराने का, वो 1831 और 48 में फेल हो गया था। अब आते हैं यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ द आर्मी। अब होता क्या था कि फेलियर ऑफ रेवोल्यूशन लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मन एंड इटालियन बाय आर्मी एंड द एरिस्टोक्रेसी। द जर्मन वाज प्रोक्लेम्ड इन 1871। Germany was unified by the Otto von Bismarck and the support of the Prussian bureaucracy and army। अब जैसे कि हुआ क्या था कि यहाँ पे बताया गया कि किस तरीके से आर्मी की हेल्प से हम यूनिफाई कर पाए। तो ऑटो वन बिस्मार्क जो कि पीएम था, उसने अपनी जो एरिस्टोक्रेट थी और ब्यूरोक्रेसी थी, आर्मी थी, उनकी हेल्प से उन्होंने क्या किया, जो जिन लोगों ने, जिस एम्पायर ने कब्जा कर रखा था उनकी जमीनों पे, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, उनकी आर्मी उतरी और उनको हरा दिया। उसके बाद जो एरिया था अपना वो अपने कब्जे में वापस ले लिया। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब इसमें आपको ये बताना है कि ब्रिटेन का सिनेरियो, जो ब्रिटेन में जो नेशनलिज्म आया था उसका जो है वो उसका सिनेरियो कैसे अलग है बाकी यूरोप से। तो इन ब्रिटेन द नेशनल स्टेट फॉर्मेशन वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन रेवोल्यूशन। अब सही बात है कि जो आप अभी यूनाइटेड किंगडम देखते हो पूरा, वो सडन नहीं बन गया है, उसके पीछे बहुत लंबा प्रोसेस रहा है। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपल हु हैबिटेड इन द ब्रिटिश आइलैंड्स, मतलब ब्रिटिश आइलैंड पे जो लोग रहते थे वो आपके इंग्लिश थे, वेल्स थे, स्कॉटिश थे और आयरिश लोग थे। उसके बाद द यूनियन एक्ट ऑफ द 1707 बिटवीन द स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। अब हुआ क्या कि द यूनियन एक्ट ऑफ 1707 साइन किया गया किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। अब इसमें यह था कि साइन करने के बाद इंग्लैंड जो था वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना स्टार्ट किया किस पे, स्कॉटलैंड पे। अपना फ्लैग, अपनी नेशनल, अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज थी उसको स्टार्ट कर दिया यहाँ पे इंपोज करना, मतलब जबरदस्ती अब आपको क्या बोलनी है, इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है। ठीक है, जो आपको राष्ट्रीय गान गाना है, नेशनल जो एंथम गाना है वो इंग्लिश वाले लोगों को ही गाना है। तो इस तरीके से धीरे होता गया। उनके जितना भी कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उन सबको क्या कर दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब पूरा का पूरा जो था वो अलग अलग तरीके से कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, किसने, इंग्लिश लोगों ने स्कॉटलैंड पे, और फाइनली उन लोगों को आप अपने में मिला भी लिया था। स्कॉटिश वर नॉट अलाउड टू स्पीक गैलिक लैंग्वेज एंड वियर देयर नेशनल ड्रेस। जो गैलिक लैंग्वेज थी वो बोलने से मना कर दिया गया था स्कॉटिश लोगों को, जो उनकी नेशनल ड्रेस थी वो पहनने से मना कर दिया गया था। और देखते हैं आगे, इंग्लिश हेल्प प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू ब्रिंग देयर डोमिनेंस ऑन देयर कैथोलिक कम्युनिटी। अच्छा, कंट्री में जो थी वो मेजोरिटी में कैथोलिक कम्युनिटी रहती थी, पर इंग्लैंड ने सपोर्ट करना, हाँ अच्छा, जो कैथोलिक कम्युनिटी थी वो अगेंस्ट थी इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड वाले लोगों ने जो वहां के आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स थे उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और उनकी सपोर्ट से जितने भी प्रोटेस्टेंट्स लोग थे उन्होंने कैथोलिक लोगों के ऊपर डोमिनेंस बना ली, और उस तरीके से पूरा जो आयरलैंड था उसको अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, द ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, लैंग्वेज वर द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन सच वर प्रमोटेड। और उसके बाद जो था, जो स्कॉटलैंड था, आयरलैंड था, उसमें अपना नेशनल ब्रिटिश फ्लैग, वहां का नेशनल एंथम, लैंग्वेज, सब कुछ क्या कर दिया गया, इंपोज कर दिया गया। ठीक है, जबरदस्ती। आगे क्या है, व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन इमर्ज इन दी बाल्कन्स। बाल्कन स्टेट है, मतलब
कुछ कंट्री हैं 3 बाल्कन्स में, वो देखते हैं वहां पर कैसे जो था वो नेशनलिज्म की जो भावना थी वो उभरी। टेंशंस विद नेशनलिज्म इमर्ज इन द बाल्कन सिंस द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड। अब जब बाल्कन्स नेशन थे वहां पे रोमांटिसिज्म के वजह से, मतलब जो था कि सॉन्ग के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू, चित्र के थ्रू, मतलब ड्राइंग के थ्रू, ठीक है, फोक डांसेस वगैरह के थ्रू, तो जो ये रोमांटिसिज्म के थ्रू जो ये आइडिया पहुंचा था नेशनलिज्म का, वो उसने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था इन बाल्कन कंट्रीज में, ठीक है। आगे द ऑटोमन अंपायर यूज्ड टू रूल ओवर दिस एरिया। अब जो बाल्कन एरिया था इस पे कौन रूल करता था? ऑटोमन अंपायर। वेरियस साल्विक कम्युनिटीज इन दी बाल्कन्स बिगिन टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस रूल। अब बहुत सारे जो बाल्कन्स लोग में, मतलब जो साल्विक कम्युनिटी रहती थी, सेल्विक कम्युनिटी बाल्कन्स में, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए? इंडिपेंडेंट के लिए। किसके खिलाफ? जो ऑटोमन एम्पायर था उसके खिलाफ। They wanted more territory as they were jealous to each other। अब जो भी बाल्कन्स कंट्रीज थी वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा जेलसी फील करती थी और वो चाहते थे कि मेरा एरिया ज्यादा हो, ठीक है। आगे द इंपीरियल पावर इन द बाल्कन्स मेड कंडीशन वॉर, और वहां पे जो राजाओं का शासन था, जो मोनार्कल सिस्टम था, उसकी वजह से जो स्थिति थी और ज्यादा बदतर हो गई थी, ठीक है। आगे इंग्लिश, जर्मनी, रशिया एंड ऑस्ट्रो हंगेरियन वांटेड मोर कंट्रोल इन दिस एरिया। अब जो इंग्लिश लोग थे, मतलब इंग्लैंड था, जहां इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रो हंगेरियन अंपायर, ये सब चाहते थे कि हमारे अंडर और ज्यादा एरिया है, तो धीरे धीरे छोटे मोटे एरिया को इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। अब जो था इसी की वजह से आगे जाकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि जून 1914 में हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से ये चाह रहे थे कि हमारा एरिया और बढ़ते जाए, तो आसपास के एरिया में कब्जा करते जा रहे थे, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ, इन लोगों के बीच में वर्ल्ड वॉर ही स्टार्ट हो गई। तो समझ आए ये पूरा? तो ये थे कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो इसे आराम से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।